जो लोग रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाया गया है। और देखिए, इस वीडियो में टोटल आपको 20 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि पिछले रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं बार बार, इसीलिए ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी जो है वो भी डाउनलोड कर सकती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी। और जो लोग नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, देखिए, जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता होगा कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर आप जो है बताते चलेंगे। इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि हर्षचरित और कादम्बरी जो है ये किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। देखिए, जो आपका हर्षचरित और कादम्बरी है ये दोनों जो है वाणभट्ट की रचनाएं हैं। देखिए, जो आपका हर्षचरित है ये संस्कृत में वाणभट्ट के द्वारा रचित एक ग्रंथ है और इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। तो याद रखिएगा कि हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों जो है वाणभट्ट की रचनाएं हैं। दूसरा प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, उत्तर बताइए। देखिए, जो आपका ह्वेनसांग है ये जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत रिपीट होते रहता है एग्जाम में। और तीसरा प्रश्न है कि चंद्रवरदाई किसका राजकवि था, उत्तर बताइए। देखिए, जो आपका चंद्रवरदाई है ये जो है पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। चौथा प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। देखिए, ये प्रश्न तो सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा चुका है, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में रिपीट होते रहता है। देखिए, जो आपका शेर शाह सूरी था इसका मकबरा स्थित है बिहार के सासाराम में, और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। पांचवा प्रश्न है कि मुगल चित्रकला जो है ये किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी। देखिए, ये प्रश्न भी रिपीट होता रहता है एग्जाम में, उत्तर बताइए इसका जल्दी से। देखिए, जो आपकी मुगल चित्रकला है ये जो है जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी। पांचवा प्रश्न, छठा प्रश्न है कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था, इसका आंसर बताइए। देखिए, जो आपका मयूर सिंहासन है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और सातवां प्रश्न है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ, आंसर बताइए इसका। देखिए, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था 1858 में। देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम 1858 था इसको जो है भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम भी कहा जाता है। आठवां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है, उत्तर बताइए। देखिए, आप बता दूं, जो आपका 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पर जो है पहली बार जो आपका राष्ट्रीय गीत है इसको गाया गया था। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में पहली बार जो भारत का राष्ट्रीय गीत है इसको गाया गया था। देखिए, 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ठीक है, इसको गाया था। तो याद रखिएगा कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है ये क्या चीज़ है। देखिए, ये अलग से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, उत्तर बताइए। देखिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकाफ को। देखिए, जो आपका सर चार्ल्स मेटकाफ था इसने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की थी, इसीलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और 10वां प्रश्न है कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था, उत्तर बताइए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पुर्तगाली, ठीक है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग जो है ये किया जाता था पुर्तगालियों के द्वारा। देखिए, जो आपका कारताज व्यवस्था था इसका संबंध पुर्तगालियों के द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से संबंधित है, ठीक है। और 11वां प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर बताना आपको। देखिए, जो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है, तो इनके बारे में सही क्या है और सही नहीं क्या, ध्यान सुनेगा।
देखिए इनके बारे में सही ये नहीं है कि इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। बाकी के जो सही स्टेटमेंट है उनको आपको याद भी रखना है। देखिए आप बता दूं, जो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं ये कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक भी थे, और इन्हें जो है राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। तो ये 3 कथन याद रखने हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में, ये तीनों के तीनों सही हैं, बाकी चौथा वाला गलत है। 12वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इसके बाद जो है जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने नाइटहुड की जो अपनी उपाधि है जो कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, इसको जो है इन्होंने वापस कर दिया था। और 13वां प्रश्न है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए जो है किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। याद रखिएगा, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए जो आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 है, तो इस कांग्रेस अधिवेशन को जो है जाना जाता है। 14वां प्रश्न है कि सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका सलबाई का संधि है ये जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। देखिए जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो इसके बाद 17 मई 1782 को जो है सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सलबाई की संधि कब हुई थी, तो सलबाई की संधि हुई थी 17 मई 1782 को। 15वां प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? उत्तर बताइए। देखिए जो आपकी बक्सर की लड़ाई है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था ये 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, ठीक है, और अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी। और देखिए इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। देखिए यहाँ पे जितने फैक्ट मैंने बताए हैं इनमें से कम 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला ये कि जो आपका बक्सर का युद्ध है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। दूसरा, बक्सर का युद्ध जो है ये किन के बीच में हुआ था, तो देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके बीच में और मीर कासिम के बीच में। और देखिए मीर कासिम के साथ किसने किसने लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था? देखिए मीर कासिम के साथ बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की जो सेनाएं थी इन्होंने इसके साथ जो है पार्टिसिपेट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? देखिए ये प्रश्न अलग से एग्जाम में पूछा गया कि बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी में मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बक्सर की लड़ाई में नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। और 16वां प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? उत्तर बताइए। देखिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। 17वां प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम है और शस्त्र अधिनियम है ये जो है लॉर्ड लिट्टन के द्वारा पारित किया गया था। 18वां कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? उत्तर बताइए। देखिए ये वायसराय आपके हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जो है इनकी हत्या कर दी गई थी इनके कार्यकाल के दौरान ही। 19वां प्रश्न है कि लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? उत्तर बताइए। देखिए जो आपके लॉर्ड रिपन थे इन्होंने हंटर आयोग का गठन किया था भारत में शिक्षा सुधार के लिए। इस प्रश्न को एग्जाम में घुमा के भी पूछा गया है कि हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो देखिए हंटर आयोग संबंधित है भारत में शिक्षा सुधार से संबंधित, ठीक है, और इसका गठन किया था लॉर्ड रिपन ने। और 20वां तथा आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? उत्तर बताइए। देखिए जबकि नाना फडणवीस है इनको कहा जाता है मराठा मैकियावेली। देखिए पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस जो है ये मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री और कूटनीतिज्ञ थे, और यूरोपियों के द्वारा इन्हें मराठा मैकियावेली यानी कि सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ जो था निकोलो मैकियावेली, ठीक है, तो इसके आधार पर ये नाम दिया गया था इनको। तो इनको यानी कि नाना फडणवीस को कहा जाता था मराठा मैकियावेली, इसको याद रखिएगा।
तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप चाहते हैं अगर कि मैं ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू रखूँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और देखिए टेलीग्राम चैनल की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही है वहाँ पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद जय भारत।